Hello friends, I am CM Meenakshi Ranjan and I welcome you all on my YouTube channel टैक्स वाले। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम किसी सेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं बल्कि हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस के बारे में। वैसे तो बिजनेस करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हमारी वीडियो में अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम जो दो मेजर चीज़ों को मैंने लिया है। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है और बहुत कॉमन भी है, और दूसरा कंपनी जो मोस्ट वांटेड, हाईलाइटेड और मोस्ट इन डिमांड। तो ये दो फॉर्म जो है वो बहुत फेमस है, एक अपने सिंप्लिसिटी के लिए और एक अपने सबसे अच्छा बेस्ट के लिए। तो इन दोनों को डिस्कस करने का मोटिव क्या है कि जैसे जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे सिंपल फॉर्म में जाना है, और कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे लैविशिंग वाली चीज़ चाहिए, मुझे कंपनी बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे CEO बनना है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ये डिसीजन कि आपको प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना चाहिए या कंपनी के फॉर्म में करना चाहिए या LLP या पार्टनरशिप में करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस के फॉर्मेट के प्रॉज एंड कॉन्स को समझें। क्या बेनिफिट्स है, क्या दिक्कतें आती हैं, कितना कॉस्टिंग लगता है, मेंटेनेबिलिटी का क्या खर्च है। तो अब जब आप इन सभी चीज़ों को समझेंगे और आपके बिजनेस से आपको क्या इनकम होना है उसको कंपेयर करेंगे, तब आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि आपको किस फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज़ करना चाहिए। तो इसी कड़ी में आपको हेल्प करने के लिए इन कंसेप्ट्स के ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, और वहाँ से आप समझ पाएंगे कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सा चूज़ करना चाहिए। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनें, और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आप अपना स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काम का है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। जैसा कि नाम प्रोप्राइटरशिप मतलब एक सिंगल पर्सन, द ओनर, द मैनेजर, द एवरीथिंग ऑफ द कंपनी, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वन मैन आर्मी, द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटरशिप फर्म को शुरू करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। अगर आपने रात में डिसाइड किया कि आपको कल से बिजनेस शुरू करना है, आप कल सुबह से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इवन यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर अ डिफरेंट पैन, आपके ही पैन नंबर से आप अपना प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, वो प्रोप्राइटर के ही एंटिटी से जाना जाता है। दूसरा, कंपनी कंपनी अपने आप में होल्ड करती है एक सेपरेट एंटिटी। कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर्स, देयर डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, आपको रजिस्ट्रार के पास कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा। कंपनी का एक नाम चूज करना पड़ेगा, कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रूल्स रेगुलेशंस, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के सारे डिटेल्स, शेयर होल्डर्स के सारे डिटेल्स, नंबर ऑफ शेयर्स, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें को क्यूमुलेट करके आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करेंगे, आपको देंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, एंड उसके बाद ही आपका कंपनी स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये आया कि प्रोप्राइटरशिप को शुरू करने के लिए पैन तक अप्लाई नहीं करना, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करके प्रॉपर एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। जो प्रोप्राइटरशिप है उसको स्टार्ट करने के लिए जैसे बोला कि पैन तक लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपकी एप्लीकेबिलिटी बनती है या आप कुछ ऐसे लोगों से डील करना चाहते हैं जो GST रजिस्टर्ड नंबर से ही डील करना चाहते हैं, तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और फॉर सम लीगल पहचान क्या होगी आपकी, तो आप एक MSME रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कुछ स्टेट्स में शॉप एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन बहुत फेमस है, तो आप वो ले सकते हैं। और अगर आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस करें, लाइक फूड से रिलेटेड बिजनेस करें, तो आप FSSI का रजिस्ट्रेशन लें। तो इस तरह से आपके पर्टिकुलर बिजनेस में पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप और भी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बट प्रोप्राइटरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए कोई और वैसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका GST का खर्च आया, मतलब मोटा मोटी थोड़ा बहुत 3, 4, 5 हज़ार, या डिपेंड करता है उस पर कि आप क्या क्या चीज़ का रजिस्ट्रेशन लेंगे। फिर इधर आते कंपनी को रजिस्टर करने के लिए अगर आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो आपका 20 to 30,000 खर्च होगा मिनिमम। और अगर आप ऑनलाइन करवाएंगे तो ऑनलाइन भी होता है 5, 6, 7,000 समथिंग, आई डोंट नो।
मुझे ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल, जो मैं करती हूँ मैंने वो बताया आपको, ठीक है। देन कम्स टू द सेकेंड पॉइंट। ये तो हुआ कि कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी या कैसे प्रोप्राइटरशिप शुरू होता है। दूसरी चीज़ मेंटेनेंस। प्रोप्राइटरशिप को मेंटेन करने के लिए आपको डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है, उस हिसाब से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें हैं। बट लीगल टर्म्स में आपको सिर्फ आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है, और अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी का रिटर्न। लेकिन कंपनी के केस में आपको इनकम टैक्स का रिटर्न तो फाइल करना ही है, अपना करना है, कंपनी का करना है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी आपको कुछ फाइलिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आप मोटा मोटी देखेंगे, और ऑडिट भी करवाना पड़ता है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो अपॉइंट करना ही है एज एन ऑडिटर, और ऑडिट भी करवाना है। तो वहाँ पे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आप देखेंगे तो आपका 30 to 40,000, और मतलब अप साइड ही जाएगा, डाउन नहीं आएगा। बट मिनिमम एक 20-30,000 तक से स्टार्ट हो सकता है एक स्मॉल कंपनी के लिए, ठीक है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में डिपेंड करेगा आपके टर्नओवर पे। अगर 1 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो आपका बहुत कम आने वाला है मेंटेनेंस कॉस्ट। जस्ट बहुत सारे प्रोप्राइटरशिप तो सिर्फ अपने इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल करते और कुछ नहीं करवाते। जिनकी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है तो जीएसटी का रिटर्न फाइल करवाएंगे, उसके मिनिमम कॉस्टिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशनल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ये था कॉस्ट इनकॉर्पोरेशन कैसे होगी, मेंटेनेंस कैसे होगा। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि प्रोप्राइटरशिप जो है उसको बोला जाता है वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी मतलब वही शेयर होल्डर है, वही मालिक भी है, वही डायरेक्टर भी है, रिस्क भी उनकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है, सारा काम प्रोप्राइटर खुद कर रहा है और सब कुछ वही देख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे मैनेजमेंट और शेयर होल्डर, मैनेजमेंट और ओनर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के केस में देखिए, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड जो अपने कंट्री का सबसे फेमस वाला कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जनरली किसी भी इंसान को जब कंपनी स्टार्ट करना होता है ना, तो वो अपने किसी भी क्लोज फैमिली मेम्बर को लेके, मतलब 2 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए, तो वो कंपनी फॉर्म कर लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो डायरेक्टर ही शेयर होल्डर भी होता है, ठीक है। लेकिन जब कंपनी ग्रोथ करने लगती है तब फिर क्या होता है कि ओनर शायद सेम रह सकते हैं, बट वो अपने डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है ना, वो एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब बिजनेस ग्रोथ करता है तब एक आदमी सब कुछ नहीं संभाल सकता, आपको चाहिए आपकी टीम में नवरत्न। तो वो एक कंपनी के पास पॉसिबल हो पाता है, और ओनरशिप भी वो फिर बढ़ाते हैं। मतलब फंडिंग के लिए चाहिए तो आप अपना शेयर्स को बेचिए और अच्छे अच्छे लोगों से फंडिंग उठाइए, तो वो फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन होता है। इनिशियल स्टेज में तो फिर वो 2 से ही शुरू करते हैं जनरली लोग। सो दिस वाज दैट हाउ। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो कोट किया कि किसी भी कंपनी का जब ग्रोथ होना शुरू हो जाता है ना, तो एक्सपर्ट की टीम का ज़रूरत होता है कि वो डे टू डे मैटर पे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए एक सिंगल बंदा कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन सारा हैंडल कर सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंपनी में बहुत सुंदर बैठाया हुआ है कि ओनर कोई भी है, लेकिन जो मैनेजमेंट की टीम है वहाँ पर आप अच्छे अच्छे लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं और आपका बिजनेस बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ सकता है। तो ये बहुत सही है मुझे लगता है कंपनी के केस में। चौथी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, सेपरेट एंटिटी। प्रोप्राइटरशिप फर्म की सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, कंपनी की होती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल होता है, सुनिए। जैसे कि मानिए आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपका, और आप बहुत अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है, और आपको बैंक ने लोन दिया 1 करोड़ रुपीज़ का, और सडनली समथिंग हैपेंड, बिजनेस कोलैप्स होना शुरू हो गया, 5 साल तक रेगुलर लॉस, आप लोन रिपे नहीं कर पा रहे, एनपीए डिक्लेयर हो गया लोन। अब बैंक के पास ये राइट है कि वो आपका घर, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी सब कुछ बेच कर भी वो रकम रिकवर कर सकती है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में शेयर होल्डर का जितना शेयर्स है उससे ज़्यादा बैंक जो है वो रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन है और जो शेयर होल्डर है वो अलग पर्सन है। तो सेपरेट एंटिटी का ये फ़ायदा होता है। लोगों को जनरली ये बात पता नहीं होती है, इसीलिए लोग मतलब ना, ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे लेवल पे तब आप बिजनेस कर रहे हैं तब उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मतलब प्रॉफिट बढ़ता है, टर्नओवर बढ़ता है, रिस्क भी तो बढ़ता है ना। तो ये सब पॉइंट्स जो है फिर तब काम आता है कि अगर आपने कंपनी फॉर्म में बिजनेस किया है तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से बच सकते हैं, बैंकरप्ट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कंप्लायंसेस के बारे में।
प्रोप्राइटरशिप में कंप्लायंसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी जीएसटी की। तो देखिए एप्लीकेबिलिटी जब बनने लगेगी तो दोनों जगह पर सेम ही है ऑलमोस्ट। इनकम टैक्स में, प्रोप्राइटरशिप फर्म में इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस हैं, जहाँ पे अगर आपका टर्नओवर बहुत 1 करोड़ नहीं है, जैसे कि सेक्शन 44AD बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है, और अगर आप 5% से ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो 3 करोड़ अगर एक्सीड नहीं करता है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो 6% या 8% के हिसाब से आराम से एजम्पशन बेसिस पर टैक्स दे दीजिए। मतलब सोचिए, ना बुक्स बनाना है ना ऑडिट करवाना है। तो ये छोटे छोटे जो सेक्शंस है ना, वो प्रोप्राइटरशिप को ही मिलता है। इवन आपका कंपनी में लॉस हो रहा है, 0 टर्नओवर है, बट स्टिल यू विल हैव टू गो फॉर ऑडिट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वहाँ पे क्या है ना कि ये सारे कॉस्टिंग बैठते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोप्राइटरशिप फर्म को मिलती है, क्योंकि वो एक छोटा लेवल पे बिजनेस को, मतलब वो एक स्टार्टअप बोल के ना एक हेल्पिंग पॉइंट्स है। तो वो जो सेक्शंस इनकम टैक्स में वो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को मिलता है, कंपनीज को नहीं मिलता है। कंपनी बनाने का मतलब ये है कि आपने सर पे कफन बांध लिया है कि आप रॉकेट की तरह उड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। फिर अब बात करते हैं हम टैक्सेबिलिटी की। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है ना, वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देता है। स्लैब रेट के हिसाब से मतलब जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन टैक्स देते हैं, उसी तरह से प्रोप्राइटरशिप फर्म भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देते हैं। ठीक है, मतलब 87A का रिबेट भी क्लेम कर सकते हैं, सब कुछ मिलता है वहाँ पे, लेकिन कंपनीज में नहीं होता। 25% के हिसाब से आपको फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा मैट की एप्लीकेबिलिटी है, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी टैक्स के अंदर वहाँ पे। ठीक है, और अब हम आपको बताएंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर के बारे में। देखिए जैसे कि प्रोप्राइटरशिप में तो शेयर्स कुछ सेपरेट होता नहीं है। मान लीजिए कि आप एक प्रोप्राइटर हैं और आपने पूरी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की, बड़ी ज़िद्दोजहद से एक बहुत सुंदर बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत सुंदर से चलाया आपने उसको पूरा जीवन, और अब आप चाहते हैं कि कोई और देखे, कोई और उसको मतलब बिल्कुल आप जैसे कर रहे थे वैसे करे। तो आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें एज एन एम्प्लॉई? जब तक ओनरशिप नहीं आएगा तब तक पॉसिबल नहीं है, और आपका वो पैन पे ही बिजनेस चल रहा है, तो किसी और को लगाने के लिए आपको मतलब फिर वो कैसे होगा, वो हो नहीं पाएगा। लेकिन कंपनी के केस में शेयर्स को आराम से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट्स आराम से किया जा सकता है, रिमूव कर सकते हैं, किसी को भी शेयर्स दिया जा सकता है। तो ये इन चीज़ों का ना बहुत बेनिफिट होता है कंपनी के केस में। तो एक मोटा मोटी मैंने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अब मैं एक कंक्लूजन आपको बताना चाहूँगी कि देखिए ये सारे पॉइंट्स को तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेट करना चाहिए वाइल यू आर थिंकिंग अबाउट कि मुझे किस फॉर्म में जाना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट एंटिटी वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉस्टिंग की जो बात आती है, कॉस्टिंग देखिए बनाने का कॉस्टिंग और मेंटेनेंस का कॉस्टिंग, ये जो मेंटेनेंस का कॉस्टिंग तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। लेकिन ये भी देखिए, अगर आपका बिजनेस छोटा है तभी आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही आपका मान लीजिए 1 करोड़ से ऊपर हो गया ना टर्नओवर, तो फिर आपके ऊपर सारी चीज़ों की एप्लीकेबिलिटी वैसे ही आ जाएगी जैसे कंपनी की आती है, एक्सेप्ट कि आपका वहाँ पे आरओसी चार्जेस ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा। तो अब मैं कंक्लूड करने जा रही हूँ कि अगर आप एक छोटे लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, छोटे लेवल का मतलब आपको पता है कि मेरा टर्नओवर कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, 30 लाख 40 लाख इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आप प्रोप्राइटरशिप में जाइए। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं फर्स्ट ईयर में ही 1 करोड़ क्रॉस कर लूँगा, तो आपको ऐसे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है स्मॉल सेक्शंस का, तो आप कंपनी में आराम से जा सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड बिजनेस करने वाले हैं तो आप कंपनी फॉर्म में जाइए। ठीक है, अगर आपको किसी ऐसे फ्रेंचाइजी को लेना है जो कंपनी के फॉर्मेट में ही डील करना चाहते हैं, तो आप कंपनी फॉर्मेट में जाइए। बहुत जगह टेंडर भरने के लिए कंपनी फॉर्म करना पड़ता है, वहाँ पे भी आपको कंपनी फॉर्मेट में ही जाना है। तो आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं और उस हिसाब से आपको क्या सूट कर रहा है। So this was all about a comparison between proprietorship firm and a company. आई होप कि आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा और आपके डिसीजन में मैं हेल्प कर पा रही हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, और शेयर दिस वीडियो, लाइक। और अगर कोई भी और क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई पॉइंट ऐसा है जो मैं डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ,
तो आप ना मुझे कमेंट करो, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूँगी। मेरा पूरा टीम है, एनीवन कैन रिप्लाई, सो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और भी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली कमेंट बॉक्स में आप लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।